जो भी मेरे ड्राइवर थे, मेरे प्यून थे, मेरे पीए थे, सबको मैंने वकील बनाया। मनुवादी ताकतों ने उसको बंद किया था। हमारे यहाँ जजेस थे जिनके घर में गोलवलकर के फोटो थे। मैं देश को वादे के साथ कहता हूं कि आइडेंटिफिकेशन परेड में भी हम उनको नहीं पहचानेंगे। दामाद पुलिस का प्रमुख होता है तो ससुर आरएसएस का प्रमुख होता है। मैं तो कहता हूं कि मनुवादी जैसा एक जहरीला सांप बैठता है, ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जहर खौलाने का जो काम संघ ने किया और सभी जाति धर्म के नेता भी कर रहे हैं। तो जहरीली मनुवाद है, जहरीली संघी सोच है, जहरीली ब्राह्मणवाद है। चाइना से हम लड़ते हैं सीमा पर और चाइना से हमारा करोड़ों रुपए का बिजनेस चालू है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ कुलसे पाटिल साहब हैं, पूर्व जज हैं मुंबई हाई कोर्ट के, और आप सब जानते हैं लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी संवैधानिक अधिकारों की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज कई सारे ऐसे अनछुए पहलू भी मैं जाना कि कुलसे पाटिल साहब सिर्फ सोशली पॉलिटिकली नहीं बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन को उसमें जिया भी है। हाई कोर्ट के जज रहते हुए, कोर्ट में प्रैक्टिस करते वकील के तौर पे, और अब सोशल एक्टिविज्म के साथ साथ बच्चों की जिंदगी कैसे बेहतर हो, तो इन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई जो है वो समाज को लगा दिया। तो इस पर भी बात करेंगे। राजनीतिक रूप से आप बहुत सब सचेत हैं, लेकिन एक अच्छा पहलू है जिसमें हर बहुजन को जानना चाहिए कि किस तरह से समाज को और भी कंट्रीब्यूशन करें, पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। मराठा समाज में पैदा हुए, हाई कोर्ट के जज तक बने, उसके बाद भी कितना ज्यादा फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई भी लगा दी है। तो सिर्फ जान का ही खतरा नहीं उठा रहे हैं, अपनी आर्थिक पूंजी भी इन्होंने लगा दी है। इनकी जो जमीनें हैं उस पर जो खेती होती है, उसमें 100 बच्चे का आश्रम चलता है, जहाँ वो मुफ्त में रहते हैं, खाना खाते हैं, आश्रम है, और फिर वो आगे की पढ़ाई करते हैं। सर, पहले तो शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और मेरा सवाल वही है कि ये सब करने की कहाँ से प्रेरणा मिली? जो आश्रम चला रहे हैं आप, प्लस आपने कोई संपत्ति नहीं बनाई और अब समाज के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा है शंभू कि मैं तो बिल्कुल झोपड़पट्टी से आया हूँ। मैंने झोपड़पट्टी दिखाई कई बार, और मेरी माँ, मैं और मेरे पिताजी एक ही मारवाड़ी की खेती पर काम करते थे। 4 साल में 7वीं के साथ घर रहा था। 36 पैसे मेरी आमदनी थी, 62 पैसा मेरे माँ को मिलते थे, 88 पैसे मेरे पिता को मिलते थे। वो 4 साल में मजदूरी करा। यशवंतराव चौहान से मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि जिनका सालाना उत्पन्न 900 रुपए के हाथ है आमदनी, उनको हम फ्री में पढ़ाई करने देंगे, माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन। इसलिए मैं वापस स्कूल आया। वो तो ठीक है, अभी वो तो बात हो गई, लेकिन मैं अनाथ आश्रम में खुद रहा और मैंने देखे हाल क्या होते हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए। समय क्या देखा है, क्या। तो मैंने खुद तय किया था कि मैं भी आश्रम बनवाऊंगा। अभी जब मैं झोपड़पट्टी से आया हूं, तो मेरी आज भी धारणा ऐसी है कि मेरा कुछ नहीं, मेरा ये सब समाज का है। तो इसलिए हम समाज को वापस दे रहे हैं। मेरा रहता घर, मेरा बेटा ने उसने शादी नहीं की, मुंबई का घर और हमारी खेती हमने सब ट्रस्ट करके दिया है कि ये समाज के काम आना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये समाज का होता है, इसलिए समाज को जाना चाहिए। तो जो बच्चे हैं जिसको माँ नहीं है, पिता नहीं है, आत्महत्या है, कोविड के इसमें है, ऐसे बच्चे हम लोगों को अपील करते हैं कि जिनको लगता है कि वो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ना चाहिए। ना जात देखते हम, ना धर्म देखते हैं, ना कुछ नहीं देखते हम, और उनको KG से PG तक, यानी जब वो हम तो उनको लॉ कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। इंजीनियर, डॉक्टर के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है। तो हमारे घर में पुणे में आके रहते हैं वो लॉ स्टूडेंट्स, और वो हम उनको पढ़ाते हैं। अभी एक लॉ स्टूडेंट जो LLB हुआ, वो अभी चीफ जस्टिस का PA है मुंबई हाई कोर्ट का। दूसरा हमारे साथ प्रैक्टिस करता है, तीसरा। ऐसे जो भी मेरे ड्राइवर थे, मेरे प्यून थे, मेरे PA थे, सबको मैंने वकील बनाया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मेरे साथ सिर्फ रहना नहीं, तो पढ़ना है। और वो कितने भी उम्र के हुए तो सब। मेरा एक PA था तो उसको मैंने वकील बनाया, वो मैजिस्ट्रेट बन गया। दूसरा PA था, उसको भी वकील बनाया, वो वकालत कर रहा है। मेरे हर ड्राइवर, 4-5 ड्राइवर है जो वकालत कर रहे हैं, उनकी भी खुद की गाड़ी आज। तो जो मेरे पास आया, मेरे संबंध में आया, उसका मैंने विकास करने की कोशिश करी।
80 साल की उम्र में इतनी ताकत कहाँ से लाते हैं देश में? अभी आप किसान आंदोलन को संबोधित करके आए हैं, किसान संसद को, इतनी ताकत कैसे मिलती है? और जीवन में और क्या क्या मैं लगता है? सबको बोलता हूँ, मेरे सभी लोगों को बोलता हूँ मैं कि ये ताकत समाज की है। और जब खुद का इंटरेस्ट नहीं है कुछ, ना मुझे पद चाहिए, ना मुझे पैसे चाहिए, ना मुझे प्रसिद्धि चाहिए, जब ऐसा आदमी खुद को संभलता है कि नहीं हमें सिर्फ समाज के लिए देना है, तो उसको बिल्कुल ताकत मिलती है। ताकत भी मिलती है, पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी आपका मेरा क्या वास्ता है? आपने इतने क्या बोलते हैं जिसको नजदीकी से मुझे देखा तो आपको भाया कि चल आपकी मुलाकात करूं, मैं अभी रोना आता है कि ऐसा मुझे कभी किसी ने पूछा नहीं। मैं जज था तो हमेशा मैं टेनेंट, वुमन और दलित, आदिवासी उनको फेवर करता था कोर्ट में। मैं बोलता था कि मैं फेवर करूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाओ, गलती हो गई तो ठीक हो। एक पुलिस के भर्ती की केस थी, 500 कांस्टेबल को रिजेक्ट किया था ओरल में। वो बहुत रिटर्न में आगे थे, फिजिक में आगे थे, लेकिन ओरल में उनको नापास किया था। तो मैंने उनकी ओरल निकाल के उनको पीएसआई बनाया। जाओ बोले, मैंने कहा ओरल कैंसल, वो सुप्रीम कोर्ट में मेरा जाओ हो जा, वो बाद में होगा तो होगा। मैंने उनको भेजा। कुछ बड़े फैसले दिए आपने देश के पक्ष में। तो वही तो मैंने क्यों दिए, तो अभी देखो ना, मेरा बैकग्राउंड तो नहीं खेती का था, मैं कभी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस नहीं की, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं की, तो भी मुझे डायरेक्ट हाईकोर्ट जज बनाया डिस्ट्रिक्ट से उठा के। क्योंकि लीगल एजुकेशन इतना महत्व का एजुकेशन है, ये मनुवादी ताकतों ने उसको बंद किया था। ये 1976-77 की बात है। जो हमारा 3 साल का कोर्स था, जो हमने नौकरी करके बाहर कुछ पैसे कमा के पढ़े, वो कोर्स उन्होंने बंद किया, फुल टाइम कोर्स शुरू किया। 11 तो 5 एकड़ का कैंपस, प्रिंसिपल को बंगला, यानी एक ही कॉलेज जिंदा नहीं रहा। तो मैं बार काउंसिल का मेंबर था, तो मैंने आंदोलन, मेरा जिंदगी में पहला आंदोलन था वो, कि हमारा पुराना कोर्स तुमने बंद नहीं करना चाहिए, तुम चाहे इतने नए कोर्स करो, हमें कुछ लेन देन नहीं, नए कोर्स में हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन पुराना कोर्स बंद करना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया बार काउंसिल के सभी लोग को मैंने पुणे में बुलाया। एक ही होटल था, अमीर करके, अमीर होटल था, वहां सबको बुक किया, और मेरे सब दोस्तों ने, मैंने मदद किया। उस जमाने में हमने 1 लाख 2 लाख रुपए, नाना साहब विखे पाटिल जब एमपी थे, वो उन्होंने वो समझा कि ये बहुत जरूरी है, तो उन्होंने भी मुझे मदद करी और हमने वो कोर्स उखड़ डाला। वो सब मेरे बदौलत करते हैं। लॉ कोर्स जो चालू है वो मेरे बदौलत से, लेकिन हम उच्च वर्णीय नहीं था, हमारे कोई कीमत नहीं करता, कि मालूम ही नहीं किसी को कि मैंने मेरे आंदोलन के कारण वो कोर्स, बिल्कुल हमने फोर्स किया सब बार काउंसिलर को, सिग्नेचर लिया वहां पुणे में, एक हॉल में बिठा के सबके सिग्नेचर, हम कोर्स कभी बंद नहीं करेंगे, इसलिए वो आज कोर्स चालू है। वैसे अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज नो ऑफेंस। मेरे जो जजमेंट है, तो सीएम चीफ मिनिस्टर का अर्बन लैंड सेलिंग का कोटा हमने रद्द किया था, एक्साइज रिफंड का मैटर था, तो मेरा जजमेंट माइनॉरिटी जजमेंट था कि हम एक्साइज भरते हैं लेकिन कैपिटलिस्ट वापस लेते थे कोर्ट के ऑर्डर से। मेरा जजमेंट था कि तुमने क्या किया, तुम तो सिर्फ पोस्ट मास्टर है, तुमने सरकार को दिया तो तुमने वसूल किया हमसे, क्या कस्टमर से, इसलिए वो हम वापस नहीं देंगे। तुम बड़े बड़े वकील थे मेरे सामने अपीयर हुए, बोले कंटेम्पचुअसली मुझे तरफ देखते थे। वो जजमेंट मैंने दिया, मेरा माइनॉरिटी जजमेंट था। मैं 88-89 में राजीव गांधी को यहाँ आके मिला और उनको बोला कि ये जजमेंट आप फॉलो करेंगे तो आपके देश को 1 लाख करोड़ का फायदा हो सकता है। और उन्होंने इमीडिएट एक्शन ली और वो कानून बदला। और मैं इसलिए समाधानी हूँ कि 2-4 साल भी मैंने काम किया, तो उनको मालूम हुआ 5 साल में कि ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। तो चीफ जस्टिस और बाकी जजेस के नजरिया बदल जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। हमारे यहाँ जजेस थे जिनके घर में गोलवलकर के फोटो थे, और हम तो हमेशा मनुवाद के खिलाफ है। तो 76 से जब से मैंने होश संभाला, मेरा पहला पब्लिक अपीयरेंस था मिलिंद लॉ कॉलेज औरंगाबाद, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित किया था, और वहां मैंने भाषण दिया। और जब मैं अम्बेडकर वादियों से वहां बातचीत हुई तो मुझे लगा कि ये बच्चे बहुत शार्प है, इनको सब समझता है। और तब से मैं अम्बेडकर वादियों के साथ काम कर रहा हूँ। 1 रुपया कभी किसी का लिया नहीं, मेरे पैसे से सब मैं करता रहा, और आज तक मैं अम्बेडकर वादियों के साथ हूँ। एल्गार परिषद मैंने ली थी, परिषद का उद्देश्य वही था
कि हमारी राजनीति रोटी कपड़ा मकान साफ साफ शिक्षा के बदौलत होनी चाहिए, ना कि धर्म, ना कि प्रांत, ना कि जात। इसलिए हम एल्गार परिषद लेते, देश भर के युवा आते वहां, लेकिन इसको इतना बदनाम किया है ब्राह्मणवादी ताकतों ने कि जो भी एल्गार परिषद के नाम पर या भीमा वगैरह के नाम पर जिनको अरेस्ट किया, मैं देश को वादे के साथ कहता हूं कि आइडेंटिफिकेशन परेड में भी हम उनको नहीं पहचानेंगे। हम संयोजक थे एल्गार परिषद के, तो भी जो बेचारे अरेस्ट किए हैं वो झूठी केस बना के अरेस्ट किया सब। क्या लगता है सर, आज के राजनीतिक हालात पर क्या कहेंगे? नहीं, चाहे मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, तमाम इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, वो सब पर जाति विशेष के लोगों का कब्जा हो गया है और डेमोक्रेसी लगभग अंतिम वक्त में है। अंतिम वक्त में खत्म ही हुई है। मैं तो कहता हूं कि कोई भी पार्टी सत्ता में हो तो जो की पोजीशंस है, जुडिशरी है, आईबी, एक भाई आईबी का प्रमुख होता है ब्राह्मण के घर का, दूसरा भाई आरएसएस का प्रमुख होता है, दामाद पुलिस का प्रमुख होता है तो ससुर आरएसएस का प्रमुख होता है। यानी 2014 के बाद तो परिस्थिति बहुत बदली, मई 2014 के बाद, लेकिन पहले भी किसी भी पार्टी का सत्ता थी तो जजेस वही थे, ब्यूरोक्रेसी वही थी, आईबी वही थी, रॉ वही थी, और ये सब ब्राह्मणवादी ताकतों ने। मैं तो कहता हूं कि मनुवादी जैसा एक जहरीला सांप बैठता है और वो डंक मारता है, वैसे ये सब इस पदों पर बैठे हुए थे। आप मराठा समाज से ताकतवर समाज है महाराष्ट्र में, उनमें कितना वो आरक्षण भी उनका नहीं, कोई ताकतवर नहीं है मराठा समाज। मैं खुद जब भी झोपड़पट्टी से आया हूं तो मराठा समाज बिल्कुल ताकतवर नहीं। चंद नेताओं ने अपने जाति का एक नेतृत्व करके जाति को फंसा के उनको, उनके लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। यदि ये करते तो तमिलनाडु 80% तक रिजर्वेशन दे सकता है, बाजू में कर्नाटका दे सकता है, तब हमारे नेताओं ने दिया होता ना मराठों को आरक्षण। तो मराठों का कोई नहीं, और ये संघ आने के बाद, संघ के राजनीति के कारण मराठा वर्सेस मराठेतर ऐसे एक झगड़ा वहां वो ये आरक्षण के माध्यम से लगाया जाए। अभी ओबीसी हमारे मराठों के खिलाफ है, दलित आदिवासी मराठों के खिलाफ है। वैसे तो हम सब एक रोटी के टुकड़े हैं और हम सबके संबंध इतने गहरे हैं गांव गांव में कि हम लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन ये आरक्षण ने सिर्फ झगड़ा लगाया। और मैं जस्टिस सावंत और मैं हमेशा कहते थे कि मराठों को आरक्षण देने की इनकी इच्छा नहीं है, ये आप लोगों को फंसा रहे। और अभी साबित हुआ वो, जब महाराष्ट्र में कानून पास हुआ उसी दिन रात को मैंने बोला था कि ये गलत आरक्षण दिया है। आरक्षण देने के सुझाव जस्टिस सावंत ने दिए थे, लेकिन शैक्षिक पिछड़ापन तो है मराठा समाज, आरक्षण तो मिलना चाहिए। मिलना ही चाहिए। अरे मिलना इतनी जरूरी है, मुझे मिलना चाहिए था ना, इतनी जरूरी है आरक्षण की। शिक्षण में हम मागास तो है, लेकिन बाकी भी क्या है, सोशली क्या है, हमारा क्या स्टेटस है। मैं जब बचपन था तो मेरे दोस्त दो मातंग समाज के थे, एक महार समाज का था और एक मुस्लिम था। हम पांचों लोग एक ही थाली में खाते थे। उनके घर का दूध और ज्वारी की रोटी आती थी, हम एक ही उसमें कुछ क्या बोलते इकट्ठा करके उसमें एक ही थाली में हम सब खाते थे, क्योंकि मेरे पास तो रोटी नहीं थी मेरे घर, या दूध भी नहीं था। तो ये जो हमारी सबकी लेवल एक है, लेकिन ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जहर खौलाने का जो काम संघ ने किया, और सभी जाति धर्म के नेता भी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आरएसएस जिंदा है, वो मौला मौलवी और सभी जाति धर्म के नेता, इनकी वजह से। सर एक आखिरी सवाल कि आगे क्या लक्ष्य तय किया आपने, और आप फुले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा से ओतप्रोत हैं, युवाओं में जब सोशल मीडिया की वजह से जो युवाओं में जागरूकता आई है आज, उससे कैसे देखते हैं? नहीं, अभी फुले शाह अम्बेडकर का नाम आपने लिया तो मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जजशिप छोड़ने के बाद कि मैं फुले शाह अम्बेडकर का काम हमारे एक दूसरे संत थे गाड़गे बाबा के पद्धति से करने वाला हूं ना। मैं किसी को रुपया लूंगा, ना किसी को रुपया दूंगा, और मैं काम करूंगा। तब से मैं काम कर रहा हूं फुले शाह अम्बेडकर का। 1976 में मैंने कहा कि हम मिलिंद कॉलेज में पहले अपीयर हुआ, मेरा पब्लिक अपीयरेंस था, वहां से तो मैं अम्बेडकरवादी बच्चों से जुड़ा हुआ था। तो मैं आखिरी श्वास तक ये मैंने तभी तय किया है, आज तक मैं किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कि हमारे सभी के दुखों की जड़ जो जहरीली मनुवाद है, जहरीली संघी सोच है, जहरीली ब्राह्मणवाद है,
उसके खिलाफ आखिरी श्वास तक मैं लड़ूंगा। और लड़ते लड़ते मैं समाज प्रबोधन करता हूं कि भाई ये सब झूठ चल रहा है। और अभी आप भी 7 साल में, जो 70 साल में जो भी थोड़ा भारत बना था, वो 7 साल में मोदी ने आइश करके खत्म किया। मोदी शाह मैं व्यक्ति नहीं समझता, वो एक जहरीली सोच है। और वो जहरीली सोच के कारण आज देश 100% चारों ओर से बर्बाद हुआ। सीमाओं पर भी बर्बाद हुआ, अंदरूनी नेशनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी। अभी ये तो कल का जो पेगासस है ना, पेगासस का उसका सॉफ्टवेयर, यानी देश के सॉवरेंटी के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, देश के सिक्योरिटी के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। मिलिट्री के प्रमुख को पेगासस और दूसरे देश का उसको आप जासूसी करने को परमिशन देते हैं। चाइना से हम लड़ते सीमा पर, और चाइना से हमारा करोड़ों रुपए का बिजनेस बढ़ा। उन्होंने सीमा पर अतिक्रमण करने के बाद चाइना से हमारा बिजनेस बढ़ा है, क्योंकि ये सब बिजनेस वाले गुजराती वो चाइना में जाते हैं। चाइना से उन्होंने कोरोना लाया और देश में फैलने दिया पहले, और बाद में कोरोना के लिए लॉकडाउन किया। तो चारों ओर से हमको भिखारी बनाया। और वही संघ की आइडियोलॉजी, गोलवलकर की आइडियोलॉजी है कि राज करना है तो पहले सबको भिखारी बनाओ। किसान आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? मराठा समाज भी मजबूत किसान होता है, तो किसान आंदोलन का क्या भविष्य? मैं तो किसान आंदोलन को, हमारे सब जो भी अनाज खाता है सबकी मैं लाइफ लाइन यानी जीवनदायी समझता हूँ। किसान आंदोलन इतना महत्वपूर्ण है कि हम सब ने उनके साथ जोड़ना चाहिए। दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, जो भी अनाज खाते हैं सब जोड़ना चाहिए। नहीं तो कोरोना के समय जो हुआ कि एक 10 रुपए की मेडिसिन की टैबलेट 50,000 1 लाख में बेची, तो हमारी रोटी की यही हालत होने वाली है। हमारे देशी और परदेशी पूंजीवादी अभी अप्रैल में दिस गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट से एग्रीमेंट किया है, और माइक्रोसॉफ्ट सभी देश की जमीन की मुजदात कर रहा है। जमीन कितनी है, किसान उसमें क्या उपजाते हैं, और किसान पर कितना कर्ज है, ये सब वो अभी सर्वे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इनको अभी इन्होंने सब बर्बाद किया। बैंक गए, कहीं इंडस्ट्री गई, सब गई। बाद में रहा था किसान और किसानी, उसको भी बर्बाद करके हम सब 2 जून की रोटी, यानी संघ की आइडियोलॉजी कि हम देश के मालिक हैं और तुम सब 2 जून की रोटी के मालिक है, यहां तक देश को लाए। तो कोलसे पाटिल थे, आप सब जानते हैं, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से लगातार आंदोलनरत हैं। एक बात तो समझ में आती है कि बहुजन समाज को, खासकर किसान जातियों को, चाहे मराठा हो, गुर्जर हो, जाट हो, पटेल हो, इन सबको अपने शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन के बारे में सोचना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट के पूर्व जज कह रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।